हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय क्लासेस। और हम डिस्कस कर रहे थे क्वांटिटी, उसका डेफिनीशन और उसका बेसिक फार्मूला और फाइनली डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ पर कुछ और क्वांटिटीज़ हैं और यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे स्पेसिफिक हीट से। स्पेसिफिक हीट याद रखने का तरीका क्या होगा? देखिए, हीट रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द टेम्परेचर। किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करना चाहें हम तो जितना चेंज करना चाहते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एज वेल एज हीट रिक्वायर्ड फॉर द सेम चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। यानी कि बॉडी का मास कम है तो आप उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं तो एक लेस अमाउंट हीट चाहिए होगा, और मास ज़्यादा है तो उतना ही टेम्परेचर चेंज करने के लिए आपको एक लार्ज अमाउंट चाहिए होगा। तो Q प्रोपोर्शनल M डेल्टा T। दिस इज चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज मास, कांस्टेंट इज C, M डेल्टा T, डिनोशन इज C। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। याद करने का तरीका, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट, टू चेंज द यूनिट टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द बॉडी। यानी कि किसी यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए उसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। इन सबको भूल जाइए, इतना याद रखिए। अगर याद रख सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के लिए हीट रिक्वायर्ड की वैल्यू के बराबर होती है, Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। दिस इज ML स्क्वायर T माइनस 2 MM, और दिस इज K। कितना आया भाई C का? L स्क्वायर T माइनस 2 K माइनस 1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। आपका जो भी तरीका रहे याद करने का उस हिसाब से आप नोट कर सकते हो। फिलहाल स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं? यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी हीट चाहिए। अगर मान लिए मास M का टेम्परेचर डेल्टा T चेंज करने के लिए Q हीट चाहिए होती है तो Q से Q डिवाइडेड बाई मास एज वेल एज टेम्परेचर चेंज। तो ये आपके सामने है, याद करने का तरीका आप अपने हिसाब से देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट सिंपली यहां पर डायमेंशन मास की आएगी। वाटर इक्विवेलेंट किसकी आएगी? डायमेंशन। ये आएगा फार्मूला। कैसे आएगा? थोड़ा सा याद रख सकते हैं। किसी भी बॉडी के लिए वाटर इक्विवेलेंट, वाटर का वो मास जो सेम हीट पर सेम चेंज इन टेम्परेचर बताए जितना उस बॉडी में हुआ था। वाटर का वो मास जो सेम अमाउंट ऑफ हीट पर सेम चेंज इन टेम्परेचर शो करे जितना उस बॉडी में। तो बॉडी का मास तो कुछ अलग होगा लेकिन उतना ही Q जितना बॉडी को दी गई थी उतना ही टेम्परेचर चेंज जितना बॉडी में हुआ था। तो वाटर का कितना मास लें? वाटर का वो मास उस बॉडी का या उस बॉडी के लिए वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा। सिंपली मास आप जो भी तरीका ऐसे याद करने का रख सकते हैं। वाटर इक्विवेलेंट का कितना आएगा? M। रेट ऑफ हीट फ्लोज, अगला क्या है? रेट ऑफ हीट फ्लोज। अब रेट ऑफ हीट फ्लोज, द हीट फ्लोज पर यूनिट टाइम इंटरवल इज नोन एज रेट ऑफ हीट फ्लोज। यूनिट टाइम में कितनी हीट फ्लो हो गई? जनरली से H से दिखाते हैं। अगर Q हीट, ये हीट दिखा रहे हैं यहां पर, T टाइम में फ्लो हुई तो Q अपॉन T क्या कहलाएगा? रेट ऑफ हीट फ्लो। यूनिट देखें तो जूल अपॉन सेकेंड आएगी, और अगर डायमेंशन देखें तो हीट एनर्जी की ही फॉर्म है,
और टी टाइम कितना आया भाई ये ml² t-3। याद करने का तरीका आपको, जिसकी कहानी थोड़ी सी एक लाइन की याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। वैसे इससे भी लगा सकते हैं रेट ऑफ हीट फ्लोस का क्या मतलब है। अब अगली क्वांटिटी देखिए, स्पेसिफिक हीट कंप्लीट, वाटर इक्विवेलेंट, रेट ऑफ हीट फ्लो। अब बात कर रहे हैं हम, एक लिखा है थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है ये देख लीजिए आप। थोड़ा सा बता दूं, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है कैसे लिखते हैं आप, V/I। ये चार्ज के फ्लो में हिंड्रेंस की मेजरमेंट करता है, ये है आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसी तरीके से एक होता है थर्मल रेजिस्टेंस। अब थर्मल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो R कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह आएगा टेम्परेचर डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस। और I क्या होता है, करंट। करंट किसे कहते हैं, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। यहां बात हो रही है थर्मल रेजिस्टेंस की, यहां आएगा रेट ऑफ हीट फ्लोस H। ये थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला है। अब H को अगर आप बदलना चाहें, Q/T लिख सकते हैं। डायमेंशन रख दिए, इसकी क्या आएगी K। Q की कितनी होती है ml² t-2। T को चाहे आप ऊपर ले जाएं या जैसा भी आप चाहें, इसके अब होद में रहने दें T। तो कितना आया आपका ये K/ml² t-3। तो किसकी हो गई, ये आपकी H की हो गई। आप डायरेक्ट रख दीजिएगा H की, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर K आएगा और यहां आएगा ml² t-3। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, H की अगर आपको याद है आप डायरेक्ट लिख दीजिए। और H क्या है, Q/T, ml² t-2/T दैट इज t-3। लिख दिए डायरेक्ट, कितना आया ये m-1 l-3 m-1 l-2 t3K। ये किसकी हुई आपकी, थर्मल रेजिस्टेंस की। तो हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन वगैरह में कोई थर्मल रेजिस्टेंस ही पूछ ले, क्योंकि इस चैप्टर में टीचर फ्री है कोई सी भी क्वांटिटी का नाम लिखकर आपसे उसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ ले। तो आपकी तैयारी भी वैसी होनी चाहिए कि भाई जो भी आएगा देखा जाएगा, अगर हमें मालूम है हम लिख देंगे। तो आप इसको बहुत, क्योंकि मैं कई लेक्चर आप देख रहे हो, लेक्चर नंबर ये 6 है और हम एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्या डायमेंशन कैसे लिखें। मुद्दा डायमेंशन कैसे लिखें ये नहीं है, मुद्दा ये है कि हम इतनी सारी मोर देन 100 या 100 एनसीईआरटी में भी देखिएगा आप, मोर देन 90 है वहां पर। तो उनमें से आप किस तरीके से उनको लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, तरीका आप अपनाइए कि आपको किस तरीके से ये याद रहेगा। बेसिक ये चीज है, ध्यान रखिएगा। ये तो आ ही जाएगी, बेसिक ये भूल गए आप तो ये गलत हो जाएगी, या ये गलत कर गए तो ये गलत होनी है। इनको पावर कितनी है ये दिमाग में नहीं रखना है, बेसिक फार्मूला याद रखना है आपको कि थर्मल रेजिस्टेंस का क्या होता है। फिलहाल एक है रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस और ट्रांसमिटेंस। ये सब यूनिट लेस हैं और डायमेंशन लेस हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो क्वांटिटी यूनिट लेस होगी वो 100% डायमेंशन लेस होगी, लेकिन इसका रिवर्स में और मे नॉट बी ट्रू। इसका उल्टा ट्रू भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्टेंस की। स्मॉल r से दिखा रहे हैं, R/Q लिख रहे हैं, लिख लीजिएगा। ये एनर्जी
रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस ऑफ द बॉडी, और ये Q क्या है? इंसिडेंट ऑन द बॉडी, एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी। फिर से सुन लिए, R कैसे आ रही है? बॉडी ने कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट की पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और उस पर कितनी एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में इंसिडेंट हुई। इसका भी वही फार्मूला, इसका भी, तो कितना आएगा? m0 l0 t0। फिर से ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्टेंस होती है कि बॉडी ने कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट की, कितना रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्ट की, वो भी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और उस बॉडी की सरफेस पर कितनी रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट हुई पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एक ही चीज है, ये आएगा आपका कितना? डायमेंशन लेस। क्या हुआ ये? डायमेंशन लेस। एक है एब्जॉर्प्टेंस। एब्जॉर्प्टेंस यानी जब कोई रेडिएशन गिरता है तो बॉडी का सरफेस कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ ट्रांसमिट कर देता है। एब्जॉर्प्टेंस को मैं क्या लिख रहा हूं? स्मॉल a। कितनी एब्जॉर्ब की, कितनी इंसिडेंट हुई, कितना आएगा? डायमेंशन लेस। ध्यान रखिएगा। और एक है ट्रांसमिटेंस। क्या है? ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस स्मॉल टी से दिखा रहा हूं, कितनी ट्रांसमिट हुई और कितनी टोटल इंसिडेंट हुई। ये भी कितना आएगा? m0 l0 t0 यानी डायमेंशन लेस। तो आप ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस, ट्रांसमिटेंस, इन सब ये क्या होंगे? डायमेंशन लेस होंगे। तो मेरी बात से समझ में आ गया होगा। आप चाहे इसे लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि R क्या है, Q क्या है, या A क्या है, Q क्या है, या T क्या है। A एब्जॉर्ब की गई एनर्जी, T ट्रांसमिट की गई एनर्जी। तो ये तीनों क्या आएंगे? डायमेंशन लेस आएंगे। अब आपके पास नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सिंपली इसे स्टीफन कांस्टेंट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सिंपली इसे स्टीफन कांस्टेंट भी कहते हैं। और मैंने आपके पेपर में ये इसकी डायमेंशन कई बार देखी है कि राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्टीफन कांस्टेंट, ये मैंने देखा है पेपर में। तो आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं अच्छी बात है, और इसको भी आप करिएगा। ये है E = सिग्मा T⁴। स्टीफन कांस्टेंट का डिनोशन क्या है? सिग्मा। अब यहां पर सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा? E/T⁴। E एनर्जी, लेकिन सिंपल नहीं है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंटरवल, या यूनिट इन यूनिट टाइम इंटरवल। फिर सुन लीजिए आप, E सिंपल एनर्जी नहीं है। सेंटेंस को सुनिएगा, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंटरवल बाय द ब्लैक बॉडी। अब E कैसे लिखोगे? तो E का बेसिक फार्मूला अगर मैं लिखूं तो Q इसने रेडिएट करी थी, अपॉन A से डिवाइड करना पड़ेगा, और साथ साथ टाइम से भी डिवाइड करना पड़ेगा। या यहां पे अलग से लिख के दिखाऊं तो मैं E, तो E बराबर है Q/AT, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। E का क्या आएगा? ml² T-2, इसका l² और टाइम का T, कितना आया? mt-3। ये अलग से दिखाया है मैंने ताकि आपको याद रहे। अब लिख लो आप सिग्मा, ये कितना आया? mt-3। T ये टेम्परेचर है, टाइम नहीं है।
k टू दी पावर 4 कितना आया m t माइनस 3k माइनस 4। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्टीफन कांस्टेंट। तो ये डायमेंशनल फार्मूला मैंने पेपर में कई टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स की पसंद देखी है कि आपके 11th में इस तरीके का डायमेंशनल फार्मूला लिखवा लेते हैं। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है वो यहां तक ठीक लिखते हैं लेकिन इसकी डायमेंशन गलत कर देते हैं, क्योंकि एनर्जी ही केवल नहीं है। आप सेंटेंस को पूरा करिए, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंटरवल, यानी Q/AT है, वो ये आ रही है। कंडीशनल है कि कहां का कितने एरिया से और कितने समय में, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वीन्स कांस्टेंट। वीन्स कांस्टेंट बी से दिखाते हैं, लैम्डा m टेम्परेचर, ये मैक्सिमम वेवलेंथ है। अब वेवलेंथ दिमाग में अगर तुम्हें याद ना हो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव ड्यूरिंग 1 सेकेंड नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, 1 टाइम पीरियड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव ड्यूरिंग 1 टाइम पीरियड। वो 0.1 सेकेंड भी हो सकता है, वो 0.001 भी सेकेंड भी हो सकता है, तो वो टाइम पीरियड कितना है इस पर डिपेंड करेगा। फिलहाल ये सिंपली डिस्टेंस है। ये मैक्सिमम वेवलेंथ है। क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ। ये टी है टेम्परेचर। बस इतना ही ध्यान रखिए। फिलहाल यहाँ पर इतना ही ध्यान रख लिया अगर हमने, बहुत है, क्योंकि हम उस चैप्टर पर नहीं है जहां पर ये आएगा। हम तो केवल एक डायमेंशन के लिए इसको थोड़ा सा तैयार कर रहे हैं। इसकी कितनी हुई? L। ये है टेम्परेचर, इसका कितना आया? K। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वीन्स कांस्टेंट। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज मैक्सिमम वेवलेंथ एंड दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। टेम्परेचर की K, वेवलेंथ की फिर अलग से पूछी जा सकती है। वेवलेंथ एक डिस्टेंस है और उसकी कितनी होगी? L होगी। टाइम पीरियड एक सिंपल टाइम इंटरवल है, उसकी कितनी होगी? T। फ्रीक्वेंसी की कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी बराबर 1/T होता है, इज इक्वल टू 1/T, तो कितना आएगा? T-1। तो ध्यान रखिएगा। और एक और रिपीट कर दूं बात आपसे कि फ्रीक्वेंसी का डिनोशन पहले भी कहा है मैंने, ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एफ भी होता है, एन भी होता है और न्यू भी होता है। जनरली रेडिएशन में न्यू यूज करते हैं, कहीं सर्कुलर मोशन में कहीं फ्रीक्वेंसी एफ या एन से कर लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल एक है लेटेंट हीट, लास्ट आ गया आपका, ये सारी ये कंप्लीट हो गई। वीन कांस्टेंट लास्ट है लेटेंट हीट, वो देखिएगा लेटेंट हीट के बारे में। अगर हम लेटेंट हीट के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी, heat energy required to change the unit mass of the substance, to change the state of unit mass of the substance। वाटर वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, वेपर वाटर में कन्वर्ट हो सकती है, वाटर आइस में कन्वर्ट हो सकता है, आइस वाटर में, सॉलिड से लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड से वेपर भी हो सकता है, वेपर से लिक्विड भी हो सकती है। तो व्हाट इज लेटेंट हीट? The amount, it is defined as amount of heat energy required to change the state of unit mass of the substance। तो अगर m मास का स्टेट चेंज करने में q खर्च हुई तो यूनिट मास में कितनी होगी? Q/m। q एनर्जी, दिस इज mL² T-2 और ये मास कितना आया? दिस इज L² T-2। ये लेटेंट हीट हो गई, तो आप याद रख सकते हैं। यहीं पे एक और बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखिएगा। हीट कैपेसिटी
heat capacity is the amount of heat capacity of a body is the amount of heat which required to change in unit temperature. किसी बॉडी की हीट कैपेसिटी उतनी हीट के इक्वल होती है जो उस बॉडी का यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के लिए जरूरत है या आवश्यक है। इसका कोई सर्टिफाइड डिनोशन नहीं है, मैं हीट कैपेसिटी लिख रहा हूं M इंटू सी। सी इज स्पेसिफिक हीट। बोले सर M इंटू सी क्यों किया? देखिए सी क्या था, यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर चेंज करने में हीट रिक्वायर्ड। आपको तो M मास का चाहिए। अब भाई यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर चेंज करने में हीट कितनी लग रही है? C, जिसे क्या कहते हैं स्पेसिफिक हीट। तो M मास को चेंज करने में कितनी लग रही है? M से मल्टीप्लाई कर दो। M C का फार्मूला अगर याद है आपको, बहुत अच्छी बात है। M से M कट गया, Q अपॉन डेल्टा T हुआ। Q की कितनी होती है भाई? ML स्क्वायर T माइनस 2, और डेल्टा T की कितनी हो गई? K। कितना आया ये? ML स्क्वायर T माइनस 2 K माइनस 1। तो ये हो गई हीट कैपेसिटी की। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे और आप ये भी समझ गए होंगे कि आपको इसे किस तरीके से कमांड करना है। वो आप रास्ता खुद ढूंढ लीजिए कि सर ने हमें एक रास्ता बताया, लेकिन हमारा रास्ता क्या होगा वो आप अपने आप ढूंढिए और देखिए कि आप कितनी जल्दी कमांड कर लेते हैं। क्योंकि जब भी आप स्कूल पहुंचेंगे तो टीचर कोई ना कोई आपसे डायमेंशन या कोई भी अगर समय इस क्लास में चल रहा है तो पूछेगा। अगर आपको उस समय आप दिमाग में ही इसे सॉल्व कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा फोकस इस बात पे नहीं ये क्या आया, ये क्या आया, फोकस इस बात पर है कि इसका बेसिक फार्मूला क्या होगा। तो जो दिमाग में याद करना है वो ये चीज है, और ऐसे नहीं, ये पता होना चाहिए ये क्या है और ये क्या है। तो उस तरीके से याद करिए। नेक्स्ट लेक्चर में देखता हूं और जो क्वांटिटी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आप एक इसको कॉपी पे लिख लिए और जितनी जल्दी आप इसे तैयार कर लेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बच्चों बहुत अच्छा लगा इस लेक्चर को आपने देखा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने आप दोस्तों में और रिलेटिव्स में शेयर कर सकते हो। कोशिश मेरी यही है कि मेरे इस तरीके के पढ़ाने से इस तरीके से पढ़ाऊँ कि आपको इसका बेनिफिट हो। अगर आप ये देख रहे हैं मेरा 25 या 30 मिनट से 35 मिनट्स का लेक्चर, तो आपको लगे कि भाई आपको इसका बेनिफिट हुआ है। ये मेरी कोशिश रहती है। फिर भी अगर आपको कोई कमी लगे तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि मेरे वीडियो में क्या कमी रही वो आप बताइएगा, तो फर्दर मैं इसे इम्प्रूव करूँगा। तो आप इसे याद करिए और आगे बढ़िए। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।